सब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा पैसा पैसा, पैसे से काफ़ी सुख मिल जाते हैं। तो कैसे पैसे को अट्रैक्ट किया जाए? अगर हम एक आम समाज में देखें तो लोग जो भी पैसे को कमाना चाह रहे होते हैं और पैसे तक नहीं पहुंच पा रहे होते, उनमें आप दो कॉमन फैक्टर्स देखोगे। एक तो डेस्परेट इंसान बहुत ज्यादा है, और जब भी हम उस चीज के लिए डेस्परेट होते हैं तो यूनिवर्स को हम ये एनर्जीज देते हैं कि फिलहाल ये मेरे पास नहीं है। उपनिषदों में लिखा गया, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं सब कुछ पूर्ण से ही पैदा हुआ और पैदा होने के बाद पूर्ण ही था। और पूरी दुनिया एक ही लॉ पर चल रही है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ गिविंग। आप देखो, ब्रह्मांड, ऊपर वाला, भगवान बोलो, वाहिगुरु बोलो, खुदा बोलो, कुछ बोलो, वो हमें दे ही रहा है। उसने वापस हमसे कुछ नहीं मांगा। सूरज रोशनी देके वापस कुछ नहीं मांगता, हवा ऑक्सीजन देके वापस कुछ नहीं मांगती। तो ब्रह्मांड का एक लॉ है और इसी लॉ को गीता में कहा गया द लॉ ऑफ कर्मा। एक भौतिक शरीर और एक प्राण की आप बात करते हैं, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन फॉर माय ऑडियंसेस कि माइंड हील्स द बॉडी? मेरा एक दोस्त था, एक दिन हमारे घर करेला बना, उसको हमने लंच पे बुलाया तो बोला, यार ये तो मैं खाता नहीं हूँ, मेरे लिए तो कुछ और बनाओ, मैं तो कुछ और खाऊंगा। 2.5-3 साल के बाद वो वापस हमारे घर आए। तो मैंने कहा, ये देखो यार, आज भी हमें ध्यान नहीं रहा, करेला बन गया। बोला, नहीं नहीं, आज तो करेला दे दो। मैंने कहा, क्यों? बोला, डायबिटीज हो गई, 2 साल हो गए, अब करेला मेरी फेवरेट सब्जी है। भाव बदल गया एक ही मिनट में। जो चीज पसंद नहीं थी अब वो पसंद आने। अब मुंह उसको देख के स्लाइवा रिलीज कर रहा है, मुंह को लग रहा है करेला मिल जाए। क्यों? क्योंकि अब वो पेन से अटैच नहीं है, अब वो प्लेजर से अटैच है। यही काम अगर हम अपने साथ करें, हम उनके मीनिंग को बदल दें, जो सिचुएशंस, जो फियर्स, जो एंगर, जो हेट्रेड, जो जेलसी, जो डर हमारे पास है, उनके मीनिंग को अगर हम पेन से प्लेजर की तरफ ले जाएं कि ये जिंदगी के बड़े लेसन हो सकते हैं, जिसका एक ऑब्वियसली तरीका होता है विजुअलाइजेशंस के थ्रू, तो उससे हम अपने बॉडी में रिलीज होने वाले केमिकल्स को बदल सकते हैं। और जब ये केमिकल बदल जाए मनोमय कोश से इस शरीर में, तो शरीर बदलने लगता है जी, क्योंकि शरीर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, क्योंकि वही उस शरीर में केमिकल्स और हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। मैं वही हूँ, जीएस पाजी। तो आज टर्बन पहन के और नया गेटअप है। तो मेरी 85 ईयर्स ओल्ड माता है, क्योंकि मैं सिख धर्म में पैदा हुआ था, तो उसकी तमन्ना मुझे इस रूप में देखने की थी जाने से पहले। तो मैं उसकी इच्छा के मुताबिक अब टर्बन बांध के पॉडकास्ट किया करूँगा जब तक, जहाँ तक हो सके। शुरुआत करूँगा आज का पॉडकास्ट एक छोटी सी स्टोरी से। मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा कि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि 55 साल की एज के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम जब मैं अटेन कर लूँगा, उसके बाद अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा और काम नहीं करूँगा पैसे के लिए। तो वो ड्रीम मैंने अचीव किया। 55 साल की उम्र में मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के कैलिफोर्निया से निकल के मैं न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर में छोटी सी कुटिया अपनी पत्नी और 3 कुत्तों के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी बेहतर मनाना शुरू कर दिया। और जो एक ड्रीम लाइफ होती है किसी के लिए भी, कि पैसे की कमी नहीं और अच्छा माहौल, सब कुछ ठीक ठाक, फैमिली में सब बढ़िया, जेब में पैसे। तो 2-3 साल तो अच्छे गुजरे, गोल्फ खेला, टेनिस खेला, ज़िंदगी का आनंद लिया। 2-3 साल के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी ज़िंदगी रुक गई है, कुछ मकसद नहीं रह गया। किस लिए जी रहा हूँ? दिन में यूट्यूब देखा, गोल्फ खेल के आए, घर पे बैठ के वाइफ को ऑर्डर किया, ये बना दो वो बना दो, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक अंदर ऐसी कसक थी कि भैया किस लिए जी रहे हो, क्या ऐसे ही मर जाना है? तो तब मुझे फिर डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर, आपको जैसे पता है, वो डिप्रेशन घोषित कर दिया मुझे कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, नेगेटिविटी, थोड़ी बहुत पैनिक अटैक्स। तो 3-4 साल उन्होंने मुझे दवाइयाँ देनी शुरू कर दी और मैं फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखनी शुरू की मैंने यूट्यूब पे। तो जब मोटिवेशनल वीडियोस देखनी शुरू की तो कई लोगों की अच्छी अच्छी वीडियोस देखी। तो उनमें से एक वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे मेरी अटेंशन उसने हासिल की, और उस वीडियो को देख के मुझे कुछ लगने लगा कि मुझे इस शख्स से मिलना है। और ये 2024 नवंबर की बात है। तो मैंने इनको कांटेक्ट किया। तो दिसंबर में इनका एक इवेंट होने जा रहा था लोनावाला, मुंबई में, नो दाई सेल्फ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुराग ऋषि जी की टीम की। उनका एक इवेंट था लोनावाला में। तो मुझे ऐसा मैसेज मिला भगवान की तरफ से कि भैया जाओ, यहाँ से आपको कुछ हासिल होगा। तो मैंने 22 घंटे की फ़्लाइट ली, सीधा चला गया लोनावाला। 9 दिसंबर का दिन था। 9 दिसंबर को मैं अनुराग ऋषि और उसकी टीम को मिला। वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। और उसके बाद का सफ़र आपको मालूम है, मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया,
पॉडकास्टिंग शुरू की और उसी समय मैंने एक मैनिफेस्ट किया था कि मैं पॉडकास्ट की दुनिया में आ रहा हूँ, तो एक दिन मैं अनुराग ऋषि जो कारण बने मेरी ज़िंदगी के इस बदलाव का, तो उससे पॉडकास्ट मैं करूँगा। तो आज वो दिन आ गया है कि मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरे साथ वो शख्स बैठा है जिसने मेरी ज़िंदगी तब्दील की, मेरी गोलियां दवाइयां सब बंद कर दी। थायराइड के अलावा मैं कोई गोली नहीं खाता, 8-9 गोलियां खाता था। ज़िंदगी एक अपने आप ही उड़ती फिर रही है। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ अनुराग ऋषि जी। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर। नहीं जी, थैंक यू तो आपका है। मेरे जो ऑडियंस हैं उनको आज ऐसा एक पॉडकास्ट देने वाले हैं हम। सबसे पहले तो हम मनी की बात करेंगे कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है, तो आप उसके माहिर हैं, आपसे ही मैंने भी सीखा अबंडेंस में बिलीव करना और कैसे आपको पता है मेरी स्टोरी का। और उसके बाद हम बात करेंगे सेहत, कि अगर इंसान की सेहत अच्छी हो तभी ज़िंदगी का एंजॉय कर सकता हो। और तीसरा जो शिखा जी को महारत हासिल है, रिलेशनशिप्स। हमारी रिलेशनशिप्स भी अच्छी हो, परिवार में प्यार मोहब्बत हो, तभी हम उसका पैसे का, सेहत का तभी आनंद ले सकते हैं। आपके पास कोई इधर उधर डिस्टर्बेंस है, उसको हटा के 1 घंटा लगभग इस पॉडकास्ट को देख लीजिए और मैं गारंटी करता हूं कि आपको जिंदगी में कुछ ऐसा मिलेगा जो जिसके क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ रहे थे, आपको इस पॉडकास्ट में वो मिलेंगे। तो ध्यान से एक एक लफ्ज सुनिएगा, देखिएगा। अनुराग जी की हम बात सुनेंगे। अनुराग जी, पैसा जी, सब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा पैसा पैसा, पैसे से काफ़ी सुख मिल जाते हैं। तो कैसे पैसे को अट्रैक्ट किया जाए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। और दूसरा, एक गाना आया था पाजी, उस गाने में था कि क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक्चुअल में ये लाइंस मैंने क्यों बोली कि असल में हम पैसे पे मर भी रहे होते हैं और पैसे से डर भी रहे होते हैं जी। जिंदगी में। अगर कुछ भी चीज प्रचुर मात्रा में हमें चाहिए तो उसके लिए 2 चीजों को उसके साथ उसकी एनर्जी से निकालना बहुत जरूरी है। एक, उसके लिए डेस्परेट होना, मरना मतलब, और दूसरा उस चीज से फियर करना, उस चीज से डरना। अगर हम एक आम समाज में देखें तो लोग जो भी पैसे को कमाना चाह रहे होते हैं और पैसे तक नहीं पहुंच पा रहे होते, उनमें आप 2 कॉमन फैक्टर्स देखोगे। एक तो डेस्परेट इंसान बहुत ज्यादा है, और जब भी हम उस चीज के लिए डेस्परेट होते हैं तो यूनिवर्स को हम ये एनर्जीज देते हैं कि फिलहाल ये मेरे पास नहीं है। मतलब मैं उसको बहुत ही ज्यादा मांग रहा हूं, चाहता हूं, तो इसका हिडन मैसेज आता है कि ये मेरे पास नहीं है। और दूसरा, बैक ऑफ द माइंड हमारे पास एक डर होता है कि अगर ये मुझे न मिला तो क्या होगा। उसका कारण यह है क्योंकि मैं सोच रहा हूं जब मुझे पैसा मिलेगा तो ही मेरी लाइफ फुलफिल्ड होगी, तो ही मैं कुछ अकम्प्लिशमेंट फील कर पाऊंगा। तो यानी ये डर और ये डेस्परेशन, कहीं ना कहीं ये दोनों नेगेटिव एनर्जीज हैं जो हमें उस पैसे की तरफ पहुंचने से रोकती हैं। यहां पे मैं पैसा अगर एक टर्म लूं तो मैं ये कहूंगा कि पैसा और दुनिया की हर एक चीज एनर्जी है। निकोला टेस्ला ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो जब मैंने ये डिकोड करना शुरू किया कि पैसे के क्या सीक्रेट्स होंगे, तो मेरे सामने यही लाइन आई निकोला टेस्ला की कि थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ओके। फिर मैंने थोड़ा आगे अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो इस दुनिया में हर चीज वाइब्रेट कर रही है। आज मॉडर्न क्वांटम साइंस ये बोलती है कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर वाइब्रेशनल बींग्स हैविंग दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम वाइब्रेशनल बींग्स हैं। तो जब हर चीज वाइब्रेट कर रही है और हम भी एक वाइब्रेशनल बींग है, तो हम किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में लाने के लिए अगर उसके वाइब्रेशंस को मैच करें तो हम उसको अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। यहां पैसा, दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत, रिलेशनशिप्स, किसी भी चीज की बात करो, हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि पैसे की एनर्जी के साथ मैच करने के लिए सबसे पहला रूल जो आपने खुद ही बता दिया, वो ये था कि लॉ ऑफ अबंडेंस मेरे पढ़ने में आया। अबंडेंस का लॉ ये कहता था कि पूरी दुनिया में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। ऐसा नहीं है कुछ लोगों ने होल्ड किया हुआ, लोग बोलते अंबानी ले गया, अडानी ले गया, ये चोर बने हुए, उनका पैसा पूरी दुनिया में बांट दो तो कितना आएगा? लाख लाख, 1.5 लाख रुपया, और वो जिसके पास आएगा वो खर्च भी देगा। तो पैसा किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन है किसके पास? जो उसकी वाइब्रेशन से रेजोनेट करता है। और वाइब्रेशन से रेजोनेट करने का मतलब कि अबंडेंस फील करता है, कि सब कुछ प्रचुर मात्रा, खत्म होने वाला नहीं है। जो यूनिवर्स है वो भी यही मैसेज देता है कि जितना मेरे पास है उतना ही तुम्हारे पास हो सकता है और उतना ही पूरे ब्रह्मांड के पास हो सकता है।
एक बड़ा खूबसूरत श्लोक यहाँ पे याद आता है, उपनिषदों में लिखा गया, उसमें कहा गया ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं सब कुछ पूर्ण से ही पैदा हुआ और पैदा होने के बाद पूर्ण ही था, और जो पूर्ण था उसमें से जब पूर्ण निकला तो पीछे भी पूर्ण ही बचा। तो यानी अबंडेंस का लॉ कहता है कि अगर यूनिवर्स में इतना सब कुछ है, वो सब कुछ भी तुम्हें दे दे तो भी यूनिवर्स में अबंडेंस ही बचेगा। इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकाल लो तो इनफाइनाइट ही बचेगा। तो पहली चीज तो ये कि कमी किसी चीज की नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर मैं उसको डेस्परेशन और डर से अट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं जिंदगी में उसे कभी भी नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि इस यूनिवर्स को जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से चल रहा है, इसको मैं एक सिग्नल देता हूं कि मेरे पास कमी है और मैं जल्दी में हूं। हमारे बड़े कहते थे जल्दी का काम शैतान का। तो अगर मैं जल्दी में हूं तो मैं किन के लॉस से ऑपरेट हो रहा हूं? मैं इस यूनिवर्स का जो ये 3D मॉडल है, जो ओल्ड फिजिक्स के हिसाब से जो शारीरिक मॉडल है, मैं उससे ऑपरेट हो रहा हूं। लेकिन अगर यूनिवर्सल मॉडल से ऑपरेट होना है तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि मैं उस चीज को इतनी अबंडेंस, बिना फियर और बिना किसी डेस्परेशन के कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं 2 साल में मेरे पास पैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो मैंने क्वांटिटी को भी लिमिट कर दिया और मैंने टाइम को भी लिमिट कर दिया। और टाइम, क्वांटिटी और स्पेस किसके गुलाम है? इस 3D मॉडल के। और 3D मॉडल यानी इस पृथ्वी के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मुझे वही टाइम और स्पेस में ट्रेवल करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, इतने पैसे के लिए इतने दिन जलाने पड़ेंगे, इतनी उम्र खत्म करनी पड़ेगी, तो मैं वहां तक पहुंचूंगा। लेकिन क्वांटम के हिसाब से, 5D मॉडल के हिसाब से, वेयर देयर इज नो टाइम देयर इज नो स्पेस, वो कहते हैं राइट नाउ यू कैन हैव एंड यू कैन बिकम एनीवन एंड यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, अगर आप वो हो जाते हो। तो मैंने सिंपल एक काम करना शुरू किया कि मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि मुझे कोई डेस्परेशन नहीं है, मेरे पास पहले पर्याप्त है। उस पर्याप्त में एक तीसरी चीज निकल के आई जो इस पूरे प्रश्न का सार है, वो था ग्रैटिट्यूड, आभार, धन्यवाद। मुझे समझ में आया कि जिस चीज का आप आभार करते हो, धन्यवाद करते हो, यूनिवर्स आपको वही लाके देता है। तो मेरे पास जितना भी था मैंने उसका धन्यवाद करना शुरू किया। मैंने देखा लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, सिर पे छत नहीं है। अफ्रीका के कई कंट्रीज ऐसे हैं, लोग पानी की वजह से, पानी नहीं है, मर रहे हैं लोग। तो कितना ऊपर वाले का शुक्र है, कितना का आभार है कि मैं जीवन इतना खूबसूरत जी रहा हूं। तो उस दिन से मैंने आभार करना शुरू किया, कोई डेस्परेशन नहीं की, और मैं डर में नहीं था कि कल को नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि अभी जो है मैं उससे पूर्ण रूप से आभार, शुक्र और ग्रैटिट्यूड में था। तो इन 3 चीजों ने बहुत हेल्प किया कि मैं उस वेल्थ को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाया। बहुत अच्छी बात। मैंने आपके प्रोग्राम से 2 चीजें सीखी, 2 G's। एक ग्रेटिट्यूड जो इसका आपने जिक्र किया, दूसरा गिविंग। आप हमेशा बताते हो कि गिविंग से जो खुशी मिलती है और 10 गुना वापस आपको मिलेगा। आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि 10 गुना वापस मिलेगा। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि ऐसा ही है, जितना आप गिविंग करोगे। तो आप गिविंग के बारे में भी बताइए, ग्रेटिट्यूड के अलावा। सर, लॉ ऑफ गिविंग हमें ये बोलता है कि जो बांटने वाला है ना, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। कहते हैं गुलाब बांटने वाले के हाथों में खुशबू छूट ही जाती है। और पूरी दुनिया एक ही लॉ पर चल रही है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ गिविंग। आप देखो, ब्रह्मांड, ऊपर वाला, भगवान बोलो, वाहिगुरु बोलो, खुदा बोलो, कुछ बोलो, वो हमें दे ही रहा है। उसने वापस हमसे कुछ नहीं मांगा। सूरज रोशनी देके वापस कुछ नहीं मांगता, हवा ऑक्सीजन देके वापस कुछ नहीं मांगती। तो ब्रह्मांड का एक लॉ है, और इसी लॉ को गीता में कहा गया द लॉ ऑफ कर्मा, कि जो बोओगे वो काटोगे, जो बांटेंगे वही मिलेगा। बाइबल इसको बोलती है द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। तो मुझे समझ में आया कि बांटने से जीवन में कभी कमी नहीं होती है। और एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी सर। एक कोई फकीर थे, कोई बाबा थे, घर में कुछ नहीं था, ऊपर वाले ने हुक्म, मतलब ऐसा इंट्यूशन उनको आया कि गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंगर लगाना शुरू किया। तो उनके घर में बहुत थोड़ा सा कुछ था, उनकी वाइफ थी और वो थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आज लंगर लगाएंगे, जितने भी लोगों को खिला सके खिलाएंगे। तो लंगर लगा के उन्होंने लंगर में खिलाया। वो अपने काम से बाहर गए, जब घर वापस आए तो उन्होंने अपनी वाइफ को पूछा, हो गया लंगर? उन्होंने कहा हो गया, बड़े सुख से, बड़ी शांति से हो गया। उन्होंने कहा क्या बचा है? कहती आपके लिए सिर्फ आधी रोटी बची है। उनका जवाब था, कहते जो बांट दिया है वो बचा है। वो दिन था, और उसके बाद वो जब तक जिए उनके घर लंगर खत्म नहीं हुए, क्योंकि देने वालों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई कि ये इंसान गरीब, ये दुनिया के लिए ये काम कर रहा है, चलो हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखो आज
आप तो सिख धर्म से आते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, दिन हो रात हो, लंगर कभी खत्म नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बांट रहा है उसके पास देने वाले की कमी नहीं है। तो यही वो लॉ था कि जब आप बांटना शुरू करते हैं, और बांटने का मतलब पैसा नहीं है सर, हम एनर्जी बांटते हैं, बदले में हम एनर्जी रिसीव करते हैं। वो एनर्जी पैसे की शक्ल में हो सकती है, वो एनर्जी आप जैसे दोस्तों की शक्ल में हो सकती है, आपकी सेहत ठीक है उसकी शक्ल में हो सकती है। तो जब हम बांटते हैं, ब्रह्मांड को लगता है कि ये भी ब्रह्मांड हो गया, अहम ब्रह्मस्मि, ये भी पूर्णमदम पूर्णमिदम हो गया। तो ब्रह्मांड उसी को उस चीज से नवाजता है जो उसने बांटा है। तो इसलिए मैं कहता हूं, जो बांटोगे वही जीवन में बढ़ेगा। और एक बार, जैसे आपने बात बोली ना, मुझे आज तक कोई ऐसा एक इंसान नहीं मिला जिसने कहा हो कि सर मैंने बांटना शुरू किया है और मेरे भंडार खाली हो गए हैं। वो कहता है जी भरता ही जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही आ कहां से रहा है, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे भंडार भरते जा रहे हैं, मैं जितना बांटता जा रहा हूं। और आप देखोगे दुनिया के सबसे अमीर लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फिलेंथ्रोपी ऑन करते हैं बिल गेट्स। आप इंडिया में देखो सबसे बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? अंबानीज। कितना पैसा है, लेकिन वो उतना ही पैसा बांट रहे हैं। आप टाटाज को देखो, इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन उतने ही उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा की कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास ज्यादा था उन्होंने दिया। मैं आखिरी बात एक करके इसको समाप्त करना चाहूंगा कि एक मेरे दोस्त थे, मैंने उनको बोला कि भाई ठीक ठाक कमाते हो, 50-60 हजार रुपया तुम्हारी अब सैलरी आनी शुरू हो गई है, तो अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। वो बोले नहीं, जब 2 लाख हो जाएंगे ना तब करूंगा। मैंने कहा मुझसे आज लिखवा ले, तू तब भी नहीं करेगा। बोला क्यों? मैंने कहा जो आज है तू कल उसी को बढ़ाने वाला है पैसे आने पर। पैसा एम्पलीफायर है, पैसा स्टार्ट नहीं कर, एम्पलीफाई करता है। अगर आज आपके पास 50,000 आ रहे हैं और आपकी आदत ईएमआई बांधने की है कि मैं सब कुछ किश्तों में खरीदता जाऊं, जब 2 लाख आएंगे तुम मोटी मोटी किश्तें बांधोगे। अगर आज 50,000 रुपए में जुआ खेलने की आदत है 1,000 का, तो जब 2 लाख आएंगे तुम 4,000 का जुआ खेलोगे। और अगर आज 50,000 रुपए में 100 रुपए बांटने की आदत है, 2 लाख आएंगे तो तुम 400 रुपए बांटोगे। तो जो आज है उसी को बढ़ाने वाले हो। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास कम है, तो बांट के देखो, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अनुराग जी, माइंड हील्स द बॉडी, ये मुझे पता तो था, लेकिन आपके इवेंट में जाने के बाद, एक के बाद दूसरा, तो मुझे इस बात में विश्वास हो गया कि वाकई जितना मैं समझता था कि माइंड हील्स द बॉडी, उसका मैं 5% भी नहीं जान पाया था। आपसे मिलने के बाद एक भौतिक शरीर और एक प्राण की आप बात करते हैं, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन फॉर माई ऑडियंसेस कि माइंड हील्स द बॉडी? इस बारे में आप कुछ एग्जांपल दे के बताइए कि किस तरह से लोग अपनी शारीरिक बीमारियां अपने दिमाग से, अपनी सोच के साथ चेंज कर सकते हैं। सर, जब मैंने इस जर्नी पे चलना शुरू किया तो मैंने भी यही सोचा कि माइंड हील्स द बॉडी, और मैंने बहुत से इवेंट्स इस चीज़ के ऊपर करने शुरू किए। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करना चाहूँगा। पहला तो माइंड हील्स द बॉडी, कि हमारा जो भौतिक शरीर है जिसको हम ये बॉडी बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये बॉडी 5 अलग अलग लेयर्स में बटी हुई है। लेकिन क्योंकि हम 3 डायमेंशनल बीइंग्स हैं, हमें 3 डायमेंशन में, यानी इस प्लैनेट अर्थ पे जिसको मृत्यु लोक बोला जाता है, इस पे हमें सिर्फ भौतिक शरीर ही दिखाई देता है। जैसे आप देखोगे और बहुत सी एनर्जीज हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ होती हैं, हमें वो एनर्जीज नहीं दिखाई देती। लेकिन आप देखोगे कि बहुत से ऐसे और जीव हैं जिनको वो एनर्जीज दिखाई देती हैं उनको, और आज ये चीजें बड़ी साधारण तौर पर प्रूव की जा चुकी हैं। तो माइंड का मतलब है हमारे पास एक ऐसा कोश है, एक ऐसी लेयर है, एक ऐसी शीट है जिसको नंगी आंखों से, जिसको नेकेड आइज से देखा नहीं जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं मनोमय कोश। तो जो हमारा ये शरीर है, इसको उपनिषदों में कहा गया कि ये 5 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब हमने क्या ट्रीट किया, हमने, जैसे गाड़ी होती है, आपकी गाड़ी खराब हुई तो गाड़ी का पुर्जा आप ठीक करोगे मैकेनिकली, हमने शरीर को भी वैसा ही ट्रीट किया कि शरीर खराब हो रहा है तो शरीर का पुर्जा ठीक करो। लेकिन एक्चुअल में शरीर के साथ 2 कोश और थे तो 4 और, लेकिन 2 कोश और थे। एक था मनोमय कोश और एक प्राणमय कोश। मनोमय कोश में हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स आते हैं। ये इमोशंस, ये थॉट्स, ये फीलिंग्स जिस तरह से बिहेव करते हैं मनोमय कोश में, वो हमारे इस फिजिकल बॉडी में, स्थूल शरीर में चेंजेस लेके आते हैं। जैसे आपके मन में किसी के प्रति प्यार आएगा,
आप अपने बच्चों को देखो, आप अपनी बेटी को देखते होगे, आप अपनी वाइफ, आपने देखा तो आपकी बॉडी में प्यार आया। बॉडी में प्यार आने का मतलब क्या है कि जिस तरह का विचार आपने मनोमय कोश से लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल्स बॉडी ने रिलीज किए। आपने कुछ खाने के बारे में सोचा तो मुंह में पानी आया, खाया नहीं, सोचा। सोचा कहां? मन में, आपने माइंड में, जिसको हम मनोमय कोश बोल रहे हैं। वो सोचने से मुंह में पानी कैसे आया? सोच कौन रहा था? आप तो बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो सोच रहा था आपका मन। मन ने जिस तरह का बिहेव किया, उसका इंपैक्ट बॉडी के ऊपर हुआ। आपने खाने का विचार किया, कुछ लबाबदार, कुछ बढ़िया, ऐसा मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे का विचार किया, मुंह में पानी। तो ये विचार जो है बॉडी के ऊपर पूरा इंपैक्ट डाल रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। जैसे माइंड में विचार आएंगे बॉडी के ऊपर, वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होने लगती है। तो मनोमय कोश ये प्रिंसिपल बताता है कि आपके मन में जैसे भाव और जैसे विचार आते हैं, शरीर उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करता है। अब अगर मेरे पास नेगेटिव विचार है, मेरे पास डर है, मेरे पास फियर है, हेट्रेड है, एंगर है, जेलसी है, गुस्सा है, लोगों ने 25-25 साल पुरानी पेनफुल मेमोरीज अंदर दबा के रखी हुई हैं। ये कहां अंदर का मतलब कहां? लिवर में, किडनी में, गुर्दे में, कहां? ये मनोमय कोश में पड़ी हैं, वो लेयर जो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन ये इमोशंस लगातार हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं। अब ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ये हमारे बॉडी में चेंजेस लेके आ रहे हैं। अगर मुझे ये एक उंगली भी उठानी है, तो इसके लिए भी यहां से सिग्नल अगर जाएगा ना, तो ही ये उंगली उठेगी। अगर ये सिग्नल नहीं जाएगा तो हाथ नहीं उठ सकता। जिसको पैरालिसिस हो जाता है, क्या उसके हाथ कट जाते हैं? क्या उसका ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है? क्या उसको होता क्या है? उसका ये सिग्नल जाना बंद हो जाता है सर। तो सिग्नल जिस तरह से माइंड का बॉडी में आ रहा है, बॉडी उसी तरह से रिएक्ट कर रही है। तो अगर मेरे पास डर का सिग्नल आ रहा है, मेरे पास गुस्से का सिग्नल आ रहा है, मेरे पास पेन का सिग्नल आ रहा है, मेरे पास जेलसी, एंगर का सिग्नल आ रहा है, तो मेरी बॉडी उसी तरह के केमिकल्स को रिलीज करती है। अब क्योंकि मैं उन केमिकल्स को, ऐसा बोलते हैं, खपा नहीं, यूज नहीं कर पा रहा। पुराने जमाने में जब हम केव्स में रहते थे, अर्ली मैन, शेर आया, शेर को देखा, मेरी बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज हुआ, जो जरूरी है। वो पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉर्टिजोल कहता है कोई डर है, तेरी बॉडी को तैयार करना है इसके लिए। और साथ में रिलीज होता है एड्रेनलिन। किस लिए रिलीज होता है? कि या तो भाग या इससे लड़। अगर एड्रेनलिन रिलीज नहीं हुआ तो आप देखोगे बहुत से लोग शेर के सामने फ्रीज हो जाते हैं। एड्रेनलिन रिलीज हुआ तो या फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे, फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट होगा। अब वो जो शेर आया था, मेरा फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट हुआ, मुझे समझ आया फाइट अपने बस की नहीं है, फ्लाइट अपने बस की है। मैं भागा, निकल लिया। वो केमिकल कहां यूज हुआ? या तो फाइट में या तो फ्लाइट में। अब जो शेर है वो यहां आ रहा है। अब ना तो मैं फिजिकली फाइट कर रहा हूं, ना ही मैं भाग रहा हूं, उल्टा मैं आराम से बैठ गया। तो वो केमिकल कहां जाएगा? वो मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं, तो वो तो तबाही, वो तो मतलब पूरी उग्रता लेके आया। वो कहां जाएगा? वो मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। और जब ये क्रॉनिक होता रहता है तो यही बीमारियां बनती हैं। यही हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, पेनफुल मेमोरीज, पैनिक अटैक्स, इन सब का कारण है। यही कोलेस्ट्रॉल बनता है जब हमारे हार्ट में जाता है, यही ट्राइग्लिसराइड्स बनेगा, ये स्किन पे आएगा, एक्जिमा, सोराइसिस बनेगा, यही हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस करेगा, यही हमारे घुटनों में आया रोमेटाइड अर्थराइटिस करे। बेसिकली हुआ क्या? वो जो एनर्जी फ्लो होने के लिए बनी थी, उसका आपने उसको सप्रेस कर दिया, वो रुक गई। इसीलिए मैं बोलता हूं, कभी भी दिमाग में किसी तरह का विचार आता है तो उसको, इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको जो भी शरीर में कुछ स्ट्रेस भी आता है ना, एक्सरसाइज करने से निकलता है, क्योंकि आपने बॉडी को मूवमेंट दी, आपने फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट किया। तो ये जो माइंड है, अगर इसके इन इमोशंस को समझ लिया जाए, तो आप उन केमिकल्स को जो ऑटो मोड पे रिलीज हो रहे थे, पता भी नहीं था, मैं टेंशन में था, 3 दिन से टेंशन में, और मैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि मेरा मन आनंद ले रहा है। क्योंकि उसको ना, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो उसको मजा आता है खुद पे तरस खा के। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी गेन, साइकोलॉजी की भाषा में। तो अब वो मजा ले रहा था। लेकिन अगर मुझे ये समझ आ जाए कि मैं अपने मन को, जो इमोशंस उसमें आ रहे हैं, उसको एक नया मीनिंग देके चेंज कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने मीनिंग देके चेंज किया, तो खाली इमोशन चेंज नहीं हुआ, केमिकल भी चेंज हो गया। मेरी उसके प्रति भावना बदल गई। मेरा एक दोस्त था, वो बिल्कुल करेला, एक दिन हमारे घर करेला बना, उसको हमने लंच पे बुलाया, तो बोला यार ये तो मैं खाता नहीं हूं, मेरे लिए तो कुछ और बनाओ, मैं तो कुछ और खाऊंगा। 2.5-3 साल के बाद वो वापस हमारे घर आए। मैंने कहा जी आज तो इसको वही करते हैं, मतलब हमने 2 सब्जी अलग अलग, करेला बनाया, वो दूसरी सब्जी एक और शाही पनीर की थी।
तो मैंने कहा ये देखो यार आज भी हमें ध्यान नहीं रहा, करेला बन गया। बोला नहीं नहीं आज तो करेला दे दो। मैंने कहा क्यों? बोला डायबिटीज हो गई, 2 साल हो गए, अब करेला मेरी फेवरेट सब्जी है। भाव बदल गया एक ही मिनट में। जो चीज पसंद नहीं थी अब वो पसंद आने, अब मुंह उसको देख के स्लाइवा रिलीज कर रहा है, मुंह को लग रहा है करेला मिल जाए। क्यों? क्योंकि अब वो पेन से अटैच नहीं है, अब वो प्लेजर से अटैच है। अब लग रहा है ये मिलेगा तो मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल सही रहेगा, मेरा जो बॉडी का सिस्टम है डायबिटीज को लेके वो बढ़िया रहेगा। तो यानी यही काम अगर हम अपने साथ करें, हम उनके मीनिंग को बदल दें, जो सिचुएशंस, जो फियर्स, जो एंगर, जो हेट्रेड, जो जेलसी, जो डर हमारे पास है, उनके मीनिंग को अगर हम पेन से प्लेजर की तरफ ले जाएं कि ये जिंदगी के बड़े लेसन्स हो सकते हैं, जिसका एक ऑब्वियसली तरीका होता है विजुअलाइजेशंस के थ्रू, तो उससे हम अपने बॉडी में रिलीज होने वाले केमिकल्स को बदल सकते हैं। और जब ये केमिकल बदल जाए मनोमय कोश से इस शरीर में, तो शरीर बदलने लगता है जी, क्योंकि शरीर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, क्योंकि वही उस शरीर में केमिकल्स और हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग क्रोध करते हैं या जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं किसी के साथ, तो हम बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, कहते हैं कि आप अगर अच्छे भाव रखो तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो जब से आपके साथ जुड़ा हूं उसके बाद मैं जब खुश होता हूं ना, तो मुझे ऐसे फील होता है कि कुछ डोपामिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मेरी बॉडी को और खुश कर रही है। ये चेन रिएक्शन बन जाता है। मैं खुश हूं, डोपामिन रिलीज हुए, मैं फील कर रहा हूं, एक्चुअली मैं फील करता हूं कि ये डोपामिन रिलीज हो रहे हैं और मेरे को और खुश कर रहे हैं, फिर और खुश हुआ और डोपामिन रिलीज हो गए। तो ये एक चेन रिएक्शन बन गया। और अब किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी कुछ नहीं, खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा क्या, मेरी वाइफ भी दूसरे प्रोग्राम में आपके फरवरी में वहां पे आई थी, तो उसको भी मैंने जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं देखा। वो भी अब सेम पेज पे आके वो भी खुश, आनंदित, खुद से ही डांस करती रहती है घर पे, आनंद में है। तो वो तो इतना शुक्रगुजार करती है कि जब भी, अब मैं आपके आखिरी वाले जो मंसूरी वाले प्रोग्राम में उसने मुझे कहा कि चाहे आप 2 दिन के लिए जितने मर्जी बिजी हो, आपको वहां जाना है। मुझे बड़ी मतलब खुशी है कि जब आपकी पत्नी भी उसी, क्योंकि वो फील कर रही है कि हम कितने सहज हो गए हैं। पहले मैं कभी डांट दिया करता था, कभी वाइफ को कुछ हो गया तो यार ये क्या करिए, अब मस्त खुश। तो आपकी बिल्कुल बात सही है, मैंने तो प्रैक्टिकल ये देखा हुआ है। और आपकी जो टीचिंग्स हैं जो आप उसमें इवेंट में बताते हो, तो अगर कोई आदमी ध्यान से 5-6 दिन लगा ले सरेंडर करके, मैं चैलेंज करता हूं कि उसकी जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा ही आएगा। कोई कारण ही नहीं कि ना आए। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, दुनिया मैंने देखी हुई है, मैं किसी एरे गहरे से इंप्रेस नहीं होता कोई भी। तो आप सोचो कि आपसे मैं इंप्रेस हूं, मोर देन इंप्रेस हूं, तो मतलब इट्स ए टेस्टिमोनियल कि भाई मतलब एक सब कुछ देखा हुआ दुनिया में, सेल्स में रहा हूं, मार्केटिंग में रहा हूं, तो मुझे कुछ नजर आया। तो आपका थैंक यू वेरी मच, जो हमारी जिंदगी आपने बदली। और एक बात और, मैं इस बात के लिए भी आपको ब्लेसिंग्स देता हूं कि आप लाखों, हजारों की, लाखों नहीं तो हजारों की जिंदगियां बदल चुके हो। और मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप अमेरिका में अपना काम शुरू करो आके, वहां पे लोगों को बहुत जरूरत है, उनको ज्ञान ही नहीं है इस बात का। आपकी जो, ये नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन कम नहीं है, इंडिया में बहुत लोग हैं जरूरतमंद, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अपनी ब्रांच कोई उधर खोल के तो वहां पे भी आगे एक्सपेंड करो, वहां पे भी लोगों को जरूरत है। और योगा के बाद ये जो चीज है, ये दुनिया को हम दे सकते हैं। हमने अभी तक दुनिया में कुछ दिया नहीं अभी तक। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया बात हमने जो दी दुनिया को, योगा ही दिया है। वो भी बंडल होके वहां गया, वहां से अब फिर यहाँ पे आ रहा है। तो आप जो काम कर रहे हो ना, तो इट हैज ए रियल इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। ये नहीं कि सिर्फ बातों बातों में है। आप, मैंने देखा कि जब भी आपके अगले इवेंट में जाता हूं तो आप नई चीजें बताते हो, पुरानी से हट के। तो ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से है? कहाँ से आप ये पढ़ते हो? भगवान से या कि बुक्स पढ़ते हो? कैसे आप अपने आप को अपडेट करते हो? सर मैं बुक्स भी बहुत पढ़ता हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने ये जर्नी पे चलना शुरू किया तो मैंने 4-5 किताबें पढ़ी भाजी। उन 4-5 किताबों को पढ़ने के बाद लगने लगा कि भगवान अपुनिची है। मतलब मुझे लगा कि इतना ज्ञान हो गया, मतलब ज्ञान ही ज्ञान है अपने को। तो 4 किताबें पढ़ने के बाद वो जो ज्ञान था वो 40 किताबें पढ़ने के बाद खत्म हो चुका था। क्योंकि 40 किताबें पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। अच्छा, इतना एक कुछ। एक मिनट, मतलब 4 किताबें पढ़ने के बाद आपको लगा कि आपको सब कुछ मालूम हो गया है, तो फिर 40 पढ़ी,
40 के बाद ये पता चला कि अभी आपको नहीं सब कुछ पता चला। सर जब हम थोड़ा जानते हैं ना जी जी। तो लगता है कि हम सब जानते हैं। ओके। जब हम ज्यादा जानते हैं तो ये समझ में आता है कि इतना ज्यादा है तो कितना ज्यादा हो सकता है। तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है। तो ये 4 किताबें पढ़ने के बाद जो जिज्ञासा थी ना कि कुछ ना कुछ बाकी है, कुछ ना कुछ जानने लायक है। और अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि माइंड बॉडी को कैसे हील कर देता है। इसमें एक नया चैप्टर ऐड करना चाहूंगा कि सोल, माइंड बॉडी एंड सोल तीनों को बहुत कुछ दे सकती है। तो जब मैंने कुछ जानकारियों के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन मिली, बुक्स पढ़ना शुरू किया, कुछ मेंटर्स से मुझे समझ में आया, तो मैंने ना मेडिटेट करना शुरू किया, मैंने ध्यान करना शुरू किया। और उस ध्यान में मुझे ये समझ में आया कि कई ऐसी चीजें जो मैंने कहीं से पढ़ी नहीं, जो मैंने कहीं से सीखी नहीं, किसी के मुंह से सुनी नहीं, वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन के तौर पर आई कि तुमको ये चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने वो चीज प्रैक्टिस की और मैंने देखा कि इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अभी जैसे आप रिसेंट सेशन में थे तो उसमें हमने एक कुंडलिनी का एक प्रयोग किया, जिसको हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये सालों तक और पता नहीं कितने जन्मों की सिद्धि के बाद ये चीज प्राप्त होती है। और हमारे पार्टिसिपेंट्स अब उसको रेगुलर, अब हम लोनावाला में उसका एक बहुत बड़ा सेशन करने वाले हैं। तो एक्चुअल में मैंने देखा, मेरे पास ये चेतना आई और एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उनके बारे में इससे थोड़ा कुछ जानने को मिला और फिर मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन ये कहीं से पढ़ा नहीं था, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट किया तो पता लगा इसमें और भी बहुत कुछ है। उसका कारण क्या था कि वो जो इंफॉर्मेशन थी, अब वो आपसे, मुझसे, इनसे या किसी और से नहीं आ रही है। अब वो इंफॉर्मेशन उस चेतना से आ रही है जो खुद चैतन्य है। गुरबाणी में एक शब्द आता है ना जिसमें कहते हैं खालक खलक, खलक में है खालक। क्रिएशन इज द क्रिएटर एंड क्रिएटर इज द क्रिएशन। जब आपकी वाइब्रेशंस, जो हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, जब आपकी वाइब्रेशन उस यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मैच करने लगती है तो आप उस यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने लगते हो। तो आपको किसी व्यक्ति विशेष से, किताब से, इधर उधर से जानने की जरूरत नहीं रहती है। और ऐसा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन मेरी है, मुझे तो कोई जैसे आपने बोला आप ठीक करते हो, मैं किसी को कुछ नहीं करता हूं। मेरे को तो ऐसा लगता है कोई मेरे थ्रू, इस शरीर के थ्रू कोई कुछ करवा रहा है, कोई चाहता है कि तुम ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाओ। तो जब वो चीजें मैंने खुद प्रैक्टिस की तो मैंने देखा यार ये इंफॉर्मेशन तो बहुत बढ़िया है, ये तो मुझे भी पता नहीं कहां से चेतना आई है, विचार आया, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इंप्लीमेंट किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे और फिर वो मैंने लोगों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया। और अभी रिसेंटली तो हमने ऐसा देखा कि रिसेंट बैचेस में कुछ 4-5 लोग तो ऐसे आए जीएस पाजी कि मतलब जिनका मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट ही नहीं है। और वो तीसरे दिन, एक लेडी, हमारा क्या नाम था उनका, निर्मला जी, एक लेडी हमारे पास आई, फुल बॉडी पैरालाइज्ड है, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है। लास्ट टू लास्ट इवेंट में, पिछले से पिछले में, जिसमें आप थे उससे एक इवेंट पहले में, वो आई और उनका पार्किंसंस भी है, डिमेंशिया भी है। और तो वो बोली जी आपका इवेंट अटेंड करने के बाद पैरालंपिक में ब्रॉन्ज लिया है। और पहले दिन जब वो आई वो चल नहीं पा रही हैं। और तीसरे दिन मैंने उनके हस्बैंड को वहीं से फोन लगाया इवेंट में से, मैंने कहा देखो जी आपकी वाइफ है। बोले क्या? मैं कहा वीडियो पे देखो। अरे सर आपकी वाइफ इतनी तारीफ कर रही थी और हमारी पूरी टीम को लगा कि आपसे बात की जाए। जब ये यहाँ पर आई थी ये ठीक से प्रॉपरली चल नहीं पा रही थी। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ है। कि ये इतना अच्छा डांस कर रही है, इतना झूम के नाच के, जो यहाँ के 20-20 साल के लड़के नहीं कर पा रहे हैं। आपने मेरी वाइफ को रिन्यू करके भेज दिया, ऐसा लगता है। वो भी यही बोल रही है सेम। वो एक पैर पे खड़ी होकर तांडव कर रही है लेडी, जिसको जो पैरालिटिक है। कई ऐसी चीजें जो सॉल्व हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी बॉडी के पास उस सुप्रीम बीइंग से आ सकती है, उस यूनिवर्स से आ सकती है, अगर हम अपनी एनर्जीज को उसके साथ कनेक्ट कर लें। फिर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ता हूं या लोग जो है मेरे से कुछ इस बॉडी से सीखते हैं, नहीं। जब वो उस ध्यान में होते हैं तो मैं कोई नहीं होता करने वाला कहीं और होता है, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मैं तो माध्यम बनता हूं सिर्फ कि उनकी चेतना के स्तर को थोड़ा ऊपर उठा पाऊं, बस। उसमें भी मेरे पास जो थोड़े सा तुच्छ ज्ञान है वो मैं उनके साथ बता पाता हूं। लेकिन वो जब मेडिटेशंस में बैठ के अपनी चेतना को ऊपर लेके जाते हैं तो वो उस हायर इंटेलिजेंस के साथ, जो सब, जैसे मैं पाजी एक एग्जांपल देता हूं कि ये टेलीस्कोप बने या ये ब्रह्मांड को देखे कोई 400, 500, 600 साल हुए जी।
हमने देखा टेलीस्कोप से, गैलीलियो गैलीली ने बनाया 1600 एडी में, हमने देखा कि ये सन जो है हमारे चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता बल्कि हम चक्कर लगाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें 9 प्लैनेट्स हैं, मून इतनी दूर है, मार्स इतनी दूर है, ये इतनी दूर है। कितने 400 मान लो 700 800 1000 साल हुए होंगे। हमारे यहाँ पे 5-5 हजार साल पुराने नवग्रह के मंदिर हैं, 5-5 हजार साल पुराने। इसको किसी रिलीजन से नहीं जोड़िएगा, इसको ये देखो कि वो लोग रिलीजियस नहीं थे, वो लोग साइंटिस्ट थे, जो इस बॉडी से परे, उस मनोमय कोश से भी आगे, प्राणमय कोश से भी आगे, विज्ञानमय कोश से भी आगे, आनंदमय कोश में जाना जानते थे। उनको वो प्रैक्टिसेस पता थी। तो जब आप आनंदमय कोश में पहुंचते हो तो इसीलिए इन्होंने घोषणा की कि अहम ब्रह्मस्मि, खालक खलक खलक में है खालक, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कहते हैं वही एक लाइट से जब आप रेजोनेट करते हो तो आप इंफॉर्मेशन उस लाइट से डाउनलोड करते हो, किसी आसपास के व्यक्ति से नहीं। और उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है जी? उसके पास तो 13.8 बिलियन ईयर्स की, और इस ब्रह्मांड में जितनी गैलेक्सीज, उसके पास तो सब इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप उस इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर इंटेंशन से डाउनलोड करो कि मेरी इंटेंशन क्या है इसको जानने की, तो अगर वो इंटेंशन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस इंटेंशन के साथ मैच करे, यूनिवर्स की क्या इंटेंशन है? गिविंग। तो अगर वो बांटने के साथ मैच करे तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन आती है जो हमारे योगियों के पास आई, जो हमारे पुराने लोगों के पास आई, जब वो उससे कनेक्ट किए। तो मैं सिर्फ ये छोटा सा प्रयास करता हूं कि, और हालांकि मुझे अब लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता हूं अगर वो लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा जीवन सार्थक होगा, मैं एक खुशनुमा, एक अच्छा जीवन जी के जाऊंगा। और यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ मैच करूंगा कि उसने जब इतना बांटा है और उसमें इतना सा कंट्रीब्यूशन हम भी अगर कर दें तो क्या बात होगी। क्योंकि एक पिता हो, उसका कोई बच्चा हो, वो पिता कैसे खुश होगा जब आप उसके बच्चे को प्यार करेंगे, जब आप उसके बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है वो जो पिता है, जिसको जो भी नाम दो, चाहे हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलें, हम सब उसके बच्चे हैं। और वो चाहता है कि मेरे बच्चों के साथ कुछ बांटो, अच्छा करो, शेयर करो, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करो। यही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। मैं कहता हूं देयर इज नो अदर रिलीजन, देयर इज ओनली वन रिलीजन एंड दैट रिलीजन इज हैप्पीनेस। अगर आप किसी के साथ खुश हो, यू आर रिलीजियस। अगर आप खुश नहीं हो तो मैं कहता हूं कि घर घर में 2 भाई भी हैं, वो भी आपस में सही नहीं बैठ सकते। तो ये जो खुशी के साथ, वो इंटेंशन के साथ जब आप उस मेडिटेटिव एक्सपीरियंस को करते हो, तो वो जो सुप्रीम बीइंग है, जिसको आज क्वांटम फिजिक्स डिस्कवर कर रही है, पार्टिकल्स ऑफ गॉड को, तो वो आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको अबंडेंट कर सकता है, हेल्दी कर सकता है, रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकता है, अच्छे लोग मिला सकता है और जीवन में कहीं भी पहुंचा सकता है। और उसके लिए टाइम और स्पेस में ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसी वक्त एक भाव अगर आपने किया, आपने जो पिछले 50 सालों में नहीं किया, वो अगले 2 दिन के अंदर घटित हो सकता है। 2 चीज़ें आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। एक, आप ये कहते हो कि आपके अंदर जो भी आप एक क्रिया करते हो कि आग में अग्नि भस्म कर दो अपना गुस्सा, नाराज़गी, पुराने गांठें जो आपको बीमार कर रही हैं, वो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों, इवेंट पे सब लोग तो नहीं जा सकते, तो जो लोग सुन रहे हैं उनको ये पता चले कि कितनी बड़ी वो इश्यूज़ अपने दिल पे लेके बैठे हुए हैं, जो उनको उनकी सेहत के लिए प्रॉब्लम बन रहा है, उससे कैसे छुटकारा लिया जाए, ये जरा एक्सप्लेन। सर, उसमें हम एक प्रक्रिया करते हैं जिसकी पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं, उसको बोला जाता है रेचन की प्रक्रिया। और सिगमंड फ्रॉइड ने इसको नाम, उनके एक कुलीग थे सिगमंड फ्रॉइड, को फादर ऑफ साइको एनालिसिस और साइकोथेरेपी कहा जाता है। उनके एक कुलीग थे जिनका नाम था जोसेफ ब्रूअर। जोसेफ ब्रूअर ने एक प्रक्रिया दी कि अगर हम अपने इमोशंस को, जो हमारे अंदर विध्वंस मचा रहे हैं, कहर ढा रहे हैं हमारे दिमाग के ऊपर, हो सकता है 25 साल पहले कुछ हुआ हो, मैं आज भी उस पेनफुल मेमोरी को लेके बैठा हूं। 20 साल पहले मेरी लाइफ पार्टनर से नहीं बनी, हो सकता है मैं आज भी उसी रिग्रेट में हूं कि मैंने गलत लाइफ पार्टनर चूज कर लिया। हो सकता है 10 साल पहले मेरा बिजनेस पार्टनर मुझे धोखा दे गया और आज भी मैं उसके प्रति रिवेंज का भाव लेके बैठा हूं। तो जो मैं उसके प्रति लेके बैठा हूं, वो बैठा तो मैं अपने ही अंदर हूं, अपने ही मनोमय कोश में मेरे वो विचार चल रहे हैं, और वो विचार मेरे ग्लैंड्स के थ्रू कुछ केमिकल्स मेरी बॉडी में रिलीज कर ले, अल्टीमेटली उसका कुछ नहीं हो रहा, बीमारी मुझे हो रही है। तो मैं ये प्रोसेस जो है हम अपने इवेंट में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैथारसिस, की जो भी विचार नेगेटिव हमारे पास पड़े हैं, कुछ विजुअलाइजेशंस के माध्यम से हम उन विचारों को बाहर निकलवाते हैं कि आपके पास क्या विचार है। वो विचार निकालो, निकालने के बाद उनको कागज पर लिखो, और लिखो ऐसे जैसे आप उस विचार को इस पेपर पर उतार रहे हो और इस पर छोड़ देने वाले हो। हम उनके माइंड को ट्रांस में लेके जाते हैं।
गहरी स्टेट में लेके जाते हैं, माइंड अलर्ट मोड में होता है, बीटा ब्रेन वेव के मोड में। हम उनको अल्फा और थीटा में लेकर के जाते हैं कुछ माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक से। आप भी ऐसा कर सकते हैं कुछ मेडिटेटिव म्यूजिक के माध्यम से। जब आप बहुत गहरे तलों पर रिलैक्स होते हैं तो आप उस स्तर पर चले जाते हैं जहां आप अपने मन के उन वुंड्स को, उन घावों को देख सकते हैं। तो वो घाव जब बाहर निकल के आते हैं इमोशंस के तौर पे, पेनफुल मेमोरीज के तौर पे, तो हम उनको नोट डाउन करवाते हैं। और फिर वो जो कागज उन्होंने लिखा है, हम एक प्रक्रिया करके कैथारसिस की, कि अग्नि जला करके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है और उसको जीरो खत्म कर देती है। हम देखते हैं जब हम इस दुनिया से भी जाते हैं तो भी अग्नि हमको दी जाती है कि हमको खत्म किया जाए, बिल्कुल जीरो किया जाए। और हमारे साइकोलॉजिकली भी हमारे मन में एक भाव है कि अगर कोई चीज अग्नि को अर्पित कर दी तो इसका मतलब हमने उसको जीवन से निकाल दिया। तो उसी तरह वो भाव जो कागज पर हम उतारते हैं, उनको हम उस अग्नि को अर्पित करते हैं। और अर्पित करके हम ऐसा भाव करते हैं कि मैं देखता हूं कि मैंने अपने जीवन से ये सब कुछ निकाला, अग्नि को अर्पित कर दिया और मैंने ये भस्म किया। तो लोग देखते हैं कि वो उनके जीवन से भी निकलने लगी। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ये कागज जलाने से कैसे होगा, ये कागज में कैसे इमोशन चले गए, कागज मतलब ये कैसे हमारे जीवन से कैसे निकल जाएंगे। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में आपके बड़ों की, बुजुर्गों की, कोई बड़ों की, कोई भगवान की, कोई गुरुओं की कोई तस्वीर होगी। क्या मैं अगर आपको बोलूं कि उसके साथ कुछ गलत करो, करोगे? बोलते नहीं। मैं कहा तस्वीर है, कागज है, करो? बोलते नहीं। मैं कहा क्यों? बोले इसके साथ इमोशन अटैच है। मैं कहा यही यहां पर होता है। इमोशन हमारा, जब जैसे अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी किसी से, तो वो बोले कि जी ये जो मूर्ति बना के पूजा कर लेना, घर में फोटो लगा लेना, ये सब कर लेना, तो उसका अर्थ ये नहीं था कि हम मूर्ति के साथ बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये था कि ये मूर्ति जो है, जो ये साकार है, इससे निराकार तक पहुंचने का एक रास्ता है। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, फोटो को घर में देखते हैं, किसी चीज के आगे प्रत्यक्ष रूप से उसको देख के मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो हम उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उसके थ्रू उस निराकार तक पहुंचने का मार्ग है वो हमारे लिए। तो वो हमें चैनलाइज करता है बेसिकली। तो वो जो कागज है ना, वो कागज पर जब वो इमोशंस को हमने जिस भाव में निकाला है, वो निकालने के बाद लिखा है और उसको अग्नि को सौंपा है, और जब वो अग्नि में हम भड़कता हुआ ऊपर भड़बड़ करके जाता हुआ देखते हैं, तो असल में समझ आता है कि ये जो बर्न किया है ये राख हो चुका है। और ये आपको नहीं, ये आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये मैंने अंदर छुपा के रखा हुआ था, आज मैंने इसको भस्म कर दिया, अब ये मेरी जिंदगी में दोबारा है नहीं, आएगा नहीं। तो यही प्रक्रिया जब हम लोगों के साथ करते हैं, लोगों के जीवन में इतना बदलाव आता है। गुस्सा छोड़ गए, डर छोड़ गए, एंगर छोड़ गए, शरीर की गांठें छोड़ गए, कोई व्हीलचेयर, वो बता रहा हूं लेडी व्हीलचेयर छोड़ गई, कोई अपने कॉलर्स होते हैं वो छोड़, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन को आपने छोड़ दिया। आपने बीमारी नहीं पकड़ी हुई थी, इमोशन ने पकड़ी हुई थी। जैसे ही आपने इमोशन को छोड़ा, वो चीज कहती है अब मेरा भी तुमसे कोई नाता नहीं है भैया, मैं तुम्हारे साथ तो जुड़ी नहीं थी, मैं तो इमोशन के साथ जुड़ी थी, और इमोशन के स्वाहा होते ही मेरा भी समय आ गया स्वाहा होने का, और वो भी स्वाहा होने को तैयार हो जाती है। लुइस है यू कैन हील योर लाइफ, एक बुक में बड़ी खतरनाक बात बोलती है जी। वो बोलती है अगर आपको अपने आप को हील करना है तो सबसे पहले ढूंढो किसको माफ करना है। यानी वो क्या कह रही है? वो कह रही है जो माफ न करने का इमोशन है, जो अनफॉरगिवनेस आपने पाली हुई है, ये खाली अनफॉरगिवनेस नहीं है, इसके पीछे पीछे रिवेंज भी चला आ रहा है कहीं ना कहीं, इसके पीछे पीछे एंगर भी चला आ रहा है कहीं, इसके पीछे पीछे जेलसी भी चली आ रही है, और इसके पीछे लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ भी है, और इसके पीछे भविष्य का डर भी है कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए। तो ये एक चीज की आपके साथ कभी जीवन में गलत हुआ है, उस व्यक्ति को माफ करो। आप देखो कैसे, और माफ करके कागज पे उतारो, स्वाहा करो, कहो तुम मेरे जीवन में कुछ बढ़िया देने आए थे, मैंने ले लिया, और लेके आज मैं इसको खत्म करता हूं, तुम्हारा भी जीवन बढ़िया हो। वही पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, संपूर्ण से संपूर्ण निकलेगा, मैं भी संपूर्ण बचूंगा और पीछे भी संपूर्ण बचेगा, तुम भी अपने जीवन में सुखी, मैं भी अपने जीवन। तो जब हम ये इमोशंस को जलाते हैं, क्या खूबसूरत प्रक्रिया होती है जी, आनंद आ जाता है, लोग झूमते हैं, नाचते हैं, और उसके बाद हम वापस हॉल में आते हैं। हॉल में आने के बाद जो सेलिब्रेट करते हैं, मैंने देखा है कि किसी को भाई मिल रहा है, किसी को दोस्त मिल रहा है, किसी को बेटी मिल रही है, किसी ओ ऐसा, मतलब हमारे खून के रिश्ते भी क्या होते होंगे जो मोहब्बत उन लोगों के साथ हो जाती है जो आपके साथ सेम पेज पर हैं। हम वहां पर एक ऐसे एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो एनर्जी न तो मैं हूं न तो तू है, वो तुझ में ही मैं हूं, मुझ में ही तू है, लेकिन मैं नहीं हूं और तू नहीं है, वो कुछ और ही हो जाता है जी। वो व्यक्ति भी कुछ और हो जाता है, आप भी कुछ और हो जाते हो, और ऐसा आनंद होता है। एक लेडी हमारे पास आई थी यूएस से, हरप्रीत जी, वो आई, वो बोली जी मुझे नहीं पता, न्यूयॉर्क से आई थी,
वो बोली मुझे अगली बार दोनों बच्चों को लेके आई कैलिफोर्निया, सॉरी, हाँ कैलिफोर्निया से। वो बोली कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन यहां आई 2-3 प्रैक्टिसेस की, तो उसी इवेंट में एक लड़की आई हुई थी नेहा। वो बोली जी मैं इससे माफी मांगने आई हूं। मैंने कहा जी ये क्यों? बोली पिछले जन्म में मैंने इसको मारा था। मैंने कहा अब ये कौन बता रहा है? आप कहोगे ये हैलुसिनेशन है, कुछ भी बात हो रही है, लेकिन वो लड़की जो नेहा थी, जो कि सिंजोफ्रेनिया उसको चैलेंज था बहुत बड़ा और बिल्कुल नम थी वो, उस इवेंट के जाने के बाद आज उस लड़की की फोटोग्राफ आप देखो, आप दंग रहे, आप कहोगे ये इसको हुआ क्या है। और ये तो इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही थी, लेकिन एक एक्टिविटी हुई कि वो लेडी यूएस से चल के यहां पे आती हैं और वो बोलती हैं कि जी मैं इससे माफी मांगना, वो दिन था, आज का दिन है, वो अपने जीवन में आनंद कर रही है, वो बच्ची अपने जीवन में बिल्कुल। तो कहां से इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है? जब उस चेतना के स्तर पे हम पहुंचते हैं ना सर, तो मैं कहता हूं कमाल होता है। लेकिन उससे पहले उन इमोशंस को जो हमने यहाँ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पकड़े हुए हैं, इनको जलाना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ। वो अगर कोई भी इंसान कर ले, वो अपने जीवन में मुक्त हो सकता है, ना सिर्फ बीमारियों से, ना सिर्फ पैसे की कमी से, बल्कि हर उस चीज से जो उसको सर्व नहीं। और जब वो लिख रहे होते हैं कैथारसिस के लिए किन किन चीज लोगों को माफ करना है, और आप पीछे से बोल रहे होते हो कि याद करो, और जो लिखते हैं लिखते लिखते लोग रोते हैं और उनमें इमोशंस आ रहे होते हैं कि मैंने इसके साथ बुरा किया, मैं उससे वो बड़ा टचिंग सीन होता है सर। वो व्यक्ति कर ही नहीं रहा है। आपने तो खुद प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस, वो खुद लिख ही नहीं रहा है, वो उससे कोई लिखवा रहा है। उसकी एनर्जीज एक ऐसे लेवल पर चली गई हैं कि अब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उसको गाइड कर रही है, क्योंकि मेरी बहुत सीमित, एक बहुत लिमिटेड बुद्धि है, जिससे मैं ये जान ही नहीं सकता कि मैं कभी गलत था, या मेरे साथ क्या गलत था, या कौन से इमोशन। मैं तो जिन भी इमोशंस को देखता हूं उनको मैं एक ही भाव से देखता हूं कि यार मेरे ही साथ गलत हुआ है, कोई दूसरा गलत था, या मैं गलत था, या कहां कहां पे मैं गलत था, उसको कैसे सुधारना है, इसका भाव मेरे पास नहीं आता। लेकिन जब उस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं और वो कमांड्स हम लोग देते हैं, तो उससे वो उस व्यक्ति के पास कोई चेतना ही, मुझे ऐसा लगता है कि कोई गाइड करता है कि भाई ये ठीक करो, ये इमोशन बदलो, इस व्यक्ति को माफ करो, इस व्यक्ति के साथ इससे माफी मांगो। किसी का शायर का शेर है ना कि मैंने जिंदगी को यूं आसान बना दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो यही कुछ चीजें जो हमको पता भी नहीं होती, कॉन्शियसली हम कितना ध्यान दें हमको नहीं पता चलती। लेकिन मैं कहता हूं वो जो सुप्रीम बीइंग है, उसको जो व्यक्ति जो नाम देना चाहे है तो जरूर, वो जब गाइड करने पे आता है ना जी, और वो गाइड हमें 24 घंटे कर रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम शरीर के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि हमें उसकी गाइडेंस मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि उसकी गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ चेतना ले सकती है, वो आत्मा ले सकती है, वो सोल ले सकती है। और जब हम सोल के लेवल पे ऑपरेट करने लगते हैं, तो खालक खलक खलक में है खालक, कौन भले को मंदे, वो सब कनेक्टिविटी एक साथ बैठती है और जीवन इतना स्मूथ होने लगता है। और हर एक इंसान जो वहां आता है वो बोलता है आनंद ही आनंद है। जब वो लिख रहे होते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो ईगो नाम की कोई चीज मेरे में होती ही नहीं। अगर होश में अगर आप कहो कि फलां आदमी से माफी मांगो, तो मैं कहूंगा यार सारी गलती उसकी थी, मैं किस बात से माफी मांगू। लेकिन जब मैं लिख रहा होता हूं तो मेरे में ईगो खत्म होती है, मैं कहता हूं यार गलती उसकी थी या मेरी थी। एक्चुअली अब आप देखो, आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली कि तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हूं। तो यहां पर यही तो भाव आ गया कि तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हूं। Right. मैं तुम्हें हर्ट करके भी अपने आप को ही हर्ट करूंगा, और तुम मुझे हर्ट करके भी अपने आप को ही हर्ट करोगे। तो जब हम ये समझ जाते हैं ना कि मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हूं, उस समय पर जो भाव आता है वो सिर्फ दोनों को एक रूप में देखने का आता है। तो सिर्फ ये समझ में आता है कि यहां ईगो नहीं लानी, मतलब वो आती नहीं है, वो क्योंकि चेतना अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो वो आती नहीं है। बंदा ये सोचता है कि बस इस समय तो ये चीज अंदर से निकल जाए, और वो कैसे गाइड करता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकलती है। और लोग बिना ईगो के, मैंने सो कॉल्ड मर्दों को, जो मतलब कहा जाता है ना मर्द को दर्द नहीं होता, वो मर्दों को सबसे ज्यादा रोते देखा है सर। वहां पे लोग 40-40, 50-50 साल पुराना पेन, क्योंकि मर्द रोता नहीं है, उसके अंदर बिठा दिया गया है, वो वहां पे अपने आंसू निकालता है 20-20, 25-25 साल पुराने। वो उसने जीवन में पता नहीं क्या क्या झेला होता है, लेकिन वो मर्द होने के कारण वो चीजें उसने कभी बाहर नहीं निकाली होती। और आज 30-30, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने इमोशंस अंदर दबा के इंसान बैठा है जिसको वो बाहर नहीं निकालता। वो विध्वंस मचा रहे हैं शरीर के अंदर बैठे हुए। और वहां पर जब हम बाहर निकालते हैं, आंसू टप 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 अपने आप, कोई नहीं रोता जी अपने आप। वहां कोई किसी को एक कमांड नहीं दी जाती कि अब तुमने ये करते हुए रोना है, किसी को नहीं बोला जाता। लेकिन आप देखो हमारे टिश्यू पेपर खत्म हो जाते हैं सर बांटते बांटते।
इतना लोगों के अंदर से वो निकलता है, तो वो अंदर था ना सर, तभी निकला है। और ये रोना इतना खूबसूरत चीज है पाजी, इतनी खूबसूरत चीज है कि रो कर ये रास्ता दिया था हमारे आंसुओं के माध्यम से इमोशन को बाहर निकालने का। आप देखो, मैं कल भी किसी के साथ पॉडकास्ट में शेयर कर रहा था, पुराने जमाने में जब किसी के घर में कोई कैजुअलिटी होती थी ना, तो स्पेशल लेडीज आती थी छाती पीटने, रुल्लाने। वो उस बंदे को ले लेके ऐसी ऐसी बातें बोलती थी कि जो नहीं रो रहा वो भी रोए। शायद कोई एक बात किसी को याद आ जाए। उसका कारण ये नहीं था कि वो यहां पर ये नाटक करने की, उनका मकसद ये था कि अगर ये गम, किसी ने इस समय का गम अपने अंदर बिठा लिया तो ये अपने अंदर बीमारी पैदा कर लेगा। इसलिए कोई भी बात ऐसी करो कि हर एक इंसान रोए, किसी ना किसी बात से तो उसकी कनेक्ट करेगा। वो अच्छा था, बुरा, वो उसके बारे में इतनी बात करती हैं कि लोग रोने लगे। राजस्थान में कल्चर था रुदालियों का, प्रोफेशनल लेडीज की टीम आती थी घर में ये बात करने कि लोग रोएं। रोने से मैं अब यहां पे दो चीजें, एक है रोते रहना और एक है रो देना। रोते रहने में इंसान लोगों को ढूंढता है कि किसके सामने रोता रहूं और बार बार रोता रहूं। रो देने में इंसान दूसरे को नहीं ढूंढता और वो प्रक्रिया बार बार नहीं करता। 2-3 बार के बाद वो इतना खाली हो जाता है कि अब वो ये नहीं ढूंढेगा एक दुख किसको सुनाऊं, दुख बचा ही नहीं है, क्योंकि उसने रो दिया, दे दिया, रोना खत्म कर दिया। वो दिखाने के लिए नहीं रो रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही आप कह रहे हो, जो लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं कहीं और ही निकल जाते हैं जी। वो मैं एक सोच रहा हूं कि लोग सफर कर रहे हैं इस दुनिया में, हमारे भी जानने वाले हैं, उनसे बात करते हैं तो देखते हैं कि वो सफर कर रहे हैं उन कारणों से। उनको पता ही नहीं है कि किन कारणों से वो सफर कर रहे हैं। जब तक उनको ये चेतना ना आ जाए, ये पता ना चल जाए, जैसे यहाँ पे आके, आपके इवेंट में आके या किसी और के भी इवेंट में जाके इस तरह की जो फीलिंग्स उनकी उजागर होती हैं, तब उनको पता चलता है कि इस कारण से मैं सफर कर रहा था। तो ये किसी आदमी के वक्त, बुरे वक्त को काटने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया होता है कि कोई आदमी इस तरह के प्रोग्राम्स में जाए या इस तरह की बातें सुने, ताकि खुद से कई बार नहीं पता चलता आपको कि क्या मेरे में कमी है, कहाँ मैं गलत हूँ, क्या मुझे छोड़ना चाहिए। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं आपके, इस तरह के पॉडकास्ट हैं, लोगों तक जब पहुंचते हैं तो लोग इस बात को सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार कुछ तो ऐसा है जो मुझे करना चाहिए अपने आप को बदलने के लिए। जब वो स्टेज आ गई, जब उसका हुक्म हो गया, तो फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ। बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। और सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना चेतना, कहते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। ना कोई यहाँ स्टूडेंट है, ना ही मैं टीचर हूँ। मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जब इंसान उस लेवल पे पहुंच जाता है कि अब वो लर्निंग्स जो हैं वो उसको, उसके जीवन में उससे अब उसको छुटकारा चाहिए, अब उनसे उसको वो निकलना है, तो अपने आप रास्ते बनने लगते हैं जी। लोग, कोई दुबई से आता है, कोई यूएस से आता है, कोई कहाँ, वो कोई साउथ अफ्रीका से कोई आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसको किसने बुलाया। कई लोग तो ये बोलते हैं जी 2 दिन पहले मैं आपको जानता नहीं था, 2 दिन पहले मैंने वीडियो देखा और मैं आज यहाँ हूं। मैं कहता जी मैंने नहीं बुलाया, ये तो कोई मेरे पास आओगे, किसी और कहीं भी आप जाओगे, ये तो तब जाओगे जब व्हेन द स्टूडेंट इज, जब आपकी वो चेतना तैयार है अब उसको वो करने के लिए। एक वो मूवी थी हैरी पॉटर का लास्ट का एपिसोड है हैरी पॉटर एंड डेथली हेलोइंस। उसके लास्ट में वो हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट से लड़ रहा होता है। वो उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ आ जाते हैं और वो कहते हैं बेटे जब हम तुमको इशारा करेंगे, जब तुम रेडी हो ये छोड़ देना। वो लड़ रहा होता है, वो ऐसे, वो कहते हैं जब तुम रेडी हो, बिल्कुल रेडी हो, तब ये छोड़, जब तुम देख लो कि हम चारों रेडी हो, वो छोड़ता है और वो देखता है वो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन वो सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। तो वो जब इंसान रेडी होता है ना सर उस चीज के लिए, उस प्रक्रिया के लिए, और ये रेडी पता है कब होता है, मैं इसका एक सीक्रेट देता हूं आज की हर एक इंसान को पता चले कि मैं रेडी हूं या नहीं हूं। जब बाहर से बदलने से कुछ बदल ना रहा हो, उस समय अंदर मुड़ जाना चाहिए। आप विजन बोर्ड बना रहे हो, आप एफर्मेशंस कर रहे हो, आप टारगेट लिख रहे हो, आप मोटिवेट हो रहे हो, जब आप देख रहे हो कि कुछ बदलने से कुछ नहीं हो रहा, तो वो स्वतः ही अपने आप अंदर होने की प्रक्रिया का सिग्नल है। बाहर बदलने से कुछ होने वाला भी नहीं है। वो तब होगा जब आपके अंदर से वो चेतना उस कॉन्शियस सुप्रीम बीइंग के साथ कनेक्ट करके आपके जीवन में बदलेगी, और वो अपने आप बदलेगी। उसके लिए मैं माध्यम बनूंगा, कोई और माध्यम बनेगा, लेकिन वो अपने आप बदलेगी। मैं एक, अक्सर आपको याद हो, गुरबाणी का एक शब्द कोट करता हूं, उसमें कहा जाता है कि थाप्या ना जाए कीत्या ना होए आपो आप निरंजन सोए। उसमें कहा गया है कि किसी के थापने से नहीं होगा, किसी के बताने से नहीं होगा,
आपको अपने आप स्वतः ही काम होने लगेगा जब आपकी जर्नी आउटवर्ड से इनवर्ड हो गई कि, और ये चेतना आती है इंसान के पास जब आप ये रियलाइजेशन, एक दिन शांति में बैठना, सांसों पे ध्यान लगाना और बाहर देखना कि बाहर मैंने ये बदला, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। मैंने ये किया, जीवन में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं ये प्रयास कर रहा हूं, कुछ हो रहा है नहीं। तो क्या करने की जरूरत है? अब अंदर लौटने की जरूरत है। वो जो भगवान, जो परमात्मा, जो वाहिगुरु, जो खुदा, जो भी कोई है, वो यहां बैठा हुआ है सर, दिल में बैठा हुआ, अंदर बैठा हुआ। वो कह रहा है तू थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़। वो एक शेर है, मैं इवेंट में बताता हूँ, मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। वो कहता है कि पंजाबी में है, अगर लोग इसको समझ पाए, मैं इसको थोड़ा आसान करके भी बताऊंगा। कहता है चारे पासे नेरा सी विच दीवे जगदे रहे। कहता है चारों तरफ अंधेरा था, बीच में दिए जलते रहे। चारे पासे नेरा सी विच दीवे जगदे रहे, ए दुनिया लभदी उन्हां नूं जड़े खुद नूं लभदे रहे। जिसने अपने आप को जाना, आज हम भी उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो भी यही मैसेज देकर गए कि अपने अंदर उतरो। तो जब बाहर कुछ ना बदल रहा हो, कुछ चेंज ना आ रहा हो, कुछ परिवर्तन आ रहा हो, तो आप सही जर्नी पर हो। नहीं आ रहा हो तो समझ जाना कि अब अंदर जाने का समय है। और जैसे ही आप अंदर उतरे, कोई ना कोई आपको व्यक्ति, वस्तु, कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे मिलेंगे कि आपके जीवन में बदलाव। तो ये क्या अपने बस में है? अपने बस में है सर, ये अपने बस में है। ये अपने बस में कब होता है? जब हम ये इसको अपनी चेतना से देखने की कोशिश करते हैं। जब मैं इसको बुद्धि और मन से देखूंगा कि यार अभी तो मैंने ये करना, अभी तो मैंने वो करना, अभी तो मैंने ये ट्राई नहीं किया, अभी तो मैंने, ये कौन कर रहा है सब कुछ? ये आपकी एक लिमिटेड बुद्धि कर रही है, जिसकी उम्र कितनी है? 20, 30, 40, 50, 55, 60 साल। आपका मन कर रहा है, जिसकी उम्र कितनी है? 30, 35, 40, 50 साल। लेकिन जब आप शांत होते हो तो ये बुद्धि और मन नहीं होते, तब होती है चेतना, जिसकी उम्र है 13.8 बिलियन ईयर्स, जो कि इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मिलती है। मैं एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि चाबी रखी गाड़ी की, कहां चश्मा उतार दिया कहीं, कोई पर्स रख दिया कहीं, ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा। और एकदम से यार एक पानी का गिलास, पानी, आराम से बैठे, ओ वहां रखी थी। होता है कि नहीं होता? हर एक, अब ये कौन बता रहा है आपको कि चाबी कहां रखी थी? आपकी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही। आप दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे, वो दौड़ ही नहीं रहे। अब तो आप शांत बैठे हो। किसने बताया चाबी कहां रखी थी? जब आप शांत हुए तो हर उस सवाल का जवाब मिलने लगता है, जिसके सवाल शोर मचाने से नहीं मिल रहे थे, वो शांत होने से मिलते हैं। तो इसलिए हर एक इंसान इसके लिए तैयार हो सकता है जब वो शांत होता है। उस शांत होने का मतलब है कि जब वो अपनी चेतना के साथ कनेक्ट करे, यानी वो थोड़ा सा मेडिटेटिव एक्सपीरियंस करे, थोड़ा सा अपने ये जो पंच इंद्रियां हैं, हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, यही तो इंटरप्रेट कर रही हैं। अच्छा, ये जीएस पाजी बैठे हैं, जब आंखें बंद होती हैं, चेतना के स्तर पे जाता है, तो पता लगता है कि तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं, ये कोई और नहीं है, मैं कोई और। तो जब ये शांति के साथ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस कोई करता है ना सर, वही बुद्ध हो जाता है, वही बाबा नानक हो जाता है। तेरा 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 तोलते चले गए, बात रुक गई वहीं पे ही। आप, वो तब होता है जब आप, ये इंद्रियां बाहर नहीं जा रही, वो देख रही है कि तेरा हो गया, वो कह रही है नहीं, उसके बाद भी वो सब खाली हो गया, अंदर की यात्रा शुरू होती है। तो मैं कहता हूं, जीवन में कुछ ढूंढना हो, जीवन में कुछ बदलना हो, जानना हो कि आप इस चीज के लिए तैयार हो या नहीं, आंखें बंद करके 15-20 मिनट रोज बैठना शुरू करो, इन इंद्रियों को बंद करो और शांति से अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हुए अपने अंदर उतरने के प्रक्रिया के ऊपर फोकस करो। आप देखो कैसे नहीं पता चलता कि मेरे जीवन में मुझे कहां जाना है और क्या चीजों को करना है। अनुराग जी, एक चीज आपकी बहुत इंस्पायर करती है मेरे को, एक जब भी मैं उदास होता हूँ या कभी सुनता हूँ, बहुत उसमें इम्पैक्ट है। मेरे दर्शकों के लिए एक बार वो रिपीट कर दीजिए, जब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि भगवान तुम भी हो, भगवान मैं भी हूँ, मैंने जान लिया है, तुमने जाना नहीं। वो जरा अपने शब्दों में अगर बयान कर दीजिए, उसमें बहुत ताकत है उस बात। क्या बात है सर। देखिए, श्री कृष्ण और इस दुनिया में जितने भी लोग, वो जो एलिवेटेड स्टेट में रहे, वो सब लोग ये जानते थे कि मैं भी परमात्मा हूं। इसलिए हमने उपनिषदों में ये घोषणा की कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म के साथ कनेक्टेड एक चेत, क्योंकि मैं वहीं से आया हूं। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, मैं उसी पूर्ण से निकला हूं और मैं भी पूर्ण हूं, और जहां से निकला हूं अब वहां से कुछ भी कम नहीं हुआ, वो भी पूर्ण है। तो श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही बात बोलते हैं कि तू भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जान लिया है मैं परमात्मा हूं, और तूने अब तक जाना नहीं है कि तू परमात्मा है। हर एक इंसान में वो परमात्मा छुपा हुआ है। इसीलिए वो जब अर्जुन के मन को, उसकी बुद्धि को पूरा ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने भाई साहब 18 अध्याय निकाल दिए। वो अर्जुन को क्या क्या नहीं उन्होंने बताया।
वो अर्जुन को उन्होंने हर एक चीज के बारे में उन्होंने जानकारी दी, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा, इतने श्लोक उन्होंने सुना दिए और लास्ट में तो उसको ये भी बता दिया कि तू तो आत्मा है, तू तो चेतना है, न हन्ने ते हन्ने माने शरीर है, तेरे को तो कोई मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। आखिर में वो फिर अस्त्र शस्त्र रोक के खड़ा हो जा। ये लेक्चर दिया किसको जा रहा था? ये दिया जा रहा था उसकी बुद्धि को और उसके मन को। फिर वो कहते हैं, आंखें बंद कर और अब देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। कहते हैं अब तू उस लेवल पर ऑपरेट कर, चेतना के स्तर पर, जहां पर तू मुझे शरीर नहीं जानेगा, जहां पर तू तो वो देखता है भाई साहब ये ब्रह्मांड भी यही है, ये सब कुछ यही है। उसको तब समझ में आता है कि भाई साहब ये तो जो ये है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही ये है। तो वो तब उसको बोलते हैं कि तू भी परमात्मा है, तूने जाना नहीं है, तू उसको जानने की प्रक्रिया पर आगे बढ़। और वो बोलते हैं इसके लिए योगी बनना पड़ता है। योगी का मतलब ये नहीं था हिमालय में चले जाओ सब, उसका मतलब था कि ध्यान करो, एक ऐसी अवस्था को अटेन करो जहां पर शरीर से परे आप कुछ हो, उसको जानने का प्रयास करो। आपके घर के बगल में कौन सा घर है ये कैसे पता चलेगा? जब आप घर से बाहर निकलोगे। तो जब आप इस शरीर से थोड़ा अपने आप को अलग करते हो और उस चेतना के साथ कनेक्ट करते हो, अंदर उतर के, ध्यान की प्रक्रिया में उतर के, तो आप भी जानते हो कि हाँ, खालक खलक, खलक में है खालक। आप भी यूनिवर्स हो, यूनिवर्स में आप हो, आप में यूनिवर्स है। क्रिएशन इज द क्रिएटर एंड क्रिएटर इज द क्रिएशन। तो आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं रहती और आपके लिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मुश्किल, कोई नामुमकिन चीज रहती नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि मैं इवेंट में हूँ। मैं भूल गया कि मैं होस्ट हूँ और मैं उसमें बह गया था। मुझे बहुत इमोशनली मैं इंस्पायर होता हूँ। आपको इन बातों का पेटेंट करवा लेना चाहिए। तो सीरियसली मतलब वापस कई बार सुनने को ना, जैसे ये बात आपकी मैं 10 बार सुन चुका हूँ, कई पॉडकास्ट में भी आप बात करते हैं, इवेंट्स में भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी हर बार जब आप करते हैं तो एक अनोखी ऊर्जा पैदा होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ऑडियंस जो हैं उनको भी यही ऊर्जा उन तक पहुंची होगी आपके थ्रू। और ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ अनुराग ऋषि ही ऐसे हैं। आप लोगों को जब टाइम आ जाए, आपको चेतना आ जाए, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए जो आपको उस रास्ता दिखा सकता है। वो अनुराग जी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, वो आप डिसाइड करें। मुझे यहाँ से मिला इसलिए मैं इनके बारे में टेस्टिमोनियल दे सकता हूँ। तो अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेरे लिए सबसे पहले तो बड़ी बात यह कि अनुराग ऋषि के साथ मैं पॉडकास्ट अरे नहीं सर, कर लिया मैंने, तब मुझे विश्वास हो रहा है। इससे पहले तक तो मतलब मैं सोचता था कि मैं इस काबिल हो जाऊं। पॉडकास्ट की मेरी जर्नी छोटी सी है कि मैं इनके साथ बैठ पाऊंगा, इनसे सवाल कर पाऊंगा। तो भगवान ने आज मुझे ये चांस दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस चैनल पे, मेरे इस प्रोग्राम में आने के लिए राजी हुए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो मिशन है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हजारों लाखों लोग जीवन सुधरेगा उनका आपके थ्रू, आप कारण बनोगे। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर कुछ चीज़ मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंच पाती है तो ये मेरे लिए बड़े ही मतलब ग्रैटिट्यूड की बात है कि मैं ये मार्ग बन पाया या मैं ये चीज़ कर पाया। मैं उसमें मैं भी अभी खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। लेकिन कभी जब शुक्र करने बैठता हूँ, जब आभार करने बैठता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस चीज़ का कैसे मतलब कैसे मैं कितना शुक्र कर सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ कि मुझे हौसला दिया ऊपर वाले ने, हिम्मत दी मुझे, ये मेरी वाणी में वो आके बैठे और मुझे कहा कि ये आप लोगों तक पहुंचाओगे ये बात। तो मेरे लिए तो ये बहुत शुक्र की बात है। कई बार मैं कुछ ऐसी चीजें भी बोल देता हूं जो मुझे अपनी चेतना से समझ में आई। और मैं हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, एक व्यक्ति मेरे पास, अभी जैसे हम लास्ट में बात कर रहे थे ना, तुम ही परमात्मा हो मैं, तो वो बोले कि मैंने तो ये गीता में नहीं देखा, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, ये लिखा नहीं है। मैं कहा आप लिख लो, नहीं लिखा तो अब लिख लो। अच्छी चीज को जानने के लिए हमें कोई क्लोजिंग नोट पे सर एक बात बोलना चाहूंगा, हमने सिर्फ घमंड किया है, हमने एक्सपेंशन किया ही नहीं है। हम आज बोलते हैं हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, हमारे पास ये आपने उसके लिए रिसर्चेस क्या की, आगे उसके ऊपर काम क्या किए? आप बोलते हो सुश्रुत और चरक उस समय पर सर्जरीज कर दिया करते थे, उस समय पर उनके पास वो सुश्रुत और चरक करते थे, आज तुम क्यों नहीं करते? क्यों ये वेस्टर्न कंट्रीज ने इनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने सर रिसर्चेस की,
उन्होंने रिसर्चेस बंद नहीं की। उन्होंने कहा हम रोज इसके करोड़ों डॉलर्स का बजट है रिसर्चेस के लिए, ब्रह्मांड को क्या मिलेगा नासा, क्या ब्रह्मांड को जानने के लिए करोड़ों रुपए का बजट। हमने सिर्फ अहंकार पकड़ा कि हमारे यहां सुश्रुत हुए, हमारे यहां चरक हुए। हम आज जो चरक और सुश्रुत ने किया था उससे आगे हमारे पास क्या रिसर्च है? पास्ट में जीते। जो हमने उन ग्रंथों में जो लिख दिया उसके बाद आगे हमारे पास क्या हमने, लेकिन जो रिसर्च कर रहे थे आज उन्होंने हमको सर्जरीज दी, आज उन्होंने हमको वैक्सीन्स दी, तो मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर नहीं लिखा था आज लिखो ना, जानो ना आज उसको। और ये घोषणा मुझे नहीं पता श्री कृष्ण करते भी होंगे या नहीं करते होंगे, मैं साफ बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूं कि जब चेतना के स्तर पे आप पहुंचोगे तो आपको समझ आएगा कि श्री कृष्ण ये घोषणा कर रहे हैं, मेरे सामने कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लिखने से चूक गया होगा, चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि तुम भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा। तो यही बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का समय मुझे देने के लिए। और अगर किसी व्यक्ति को कुछ इतनी सी भी वैल्यू मिली हो तो मुझे लगता है हमारा यहाँ पे आना सार्थक है। थैंक यू सो मच। Definitely. मुझे भी कई चीजें नई आज सुनने में मिली, और थैंक यू अगेन, थैंक यू सो वेरी मच। Pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you. Thank you. तो दोस्तों मेरी बात गौर से सुनिएगा कि अगर आपको ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि कुछ रुका हुआ है, कुछ कमी महसूस हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, शरीर में कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो, तो जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है, आप एक हफ्ते के लिए अनुराग ऋषि के प्रोग्राम नो दाई सेल्फ में जाइए। पैसे की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत पैसे की हो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई कैन हेल्प यू। लेकिन आप दिल से अगर चाहते हैं तो कनेक्ट हो जाइए और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। एक हफ़्ता ज़िंदगी में आप अपना निकाल दीजिए और उस हफ्ते का जो आपको मिलेगा ना, वो सारी ज़िंदगी उसका आनंद आप ले पाओगे। मेरी ज़िंदगी बदली है, और मैं ऐसा कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं कि किसी भी आदमी से इम्प्रेस हो जाता। मैंने भी देखा कि वैल्यू है। जब मेरे जैसे इंसान को, जो दुनिया घूम चुका है, हर तरह की जॉब्स कर चुका है, तो उसको वैल्यू मिली उनके प्रोग्राम से, तो एक बार कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उनका एक फॉर्म अटैच कर रहा हूँ, आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा, तो उनकी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। और अगर आप सक्षम हैं 1 लाख रुपया खर्चने के लिए, तो आप इमीडिएटली इसको रजिस्टर करवा दीजिए, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं। लोनावाला में 3 नवंबर को नेक्स्ट इनका प्रोग्राम है, आप अपनी सीटें रिज़र्व करवा दीजिए। अगर पैसे की किसी वजह से आपको कोई शॉर्टेज है, कोई दिक्कत है, तो कांटेक्ट मुझे कीजिए, तो आई कैन हेल्प यू आउट किसी भी तरह। लेकिन आपको प्रोग्राम में अगर जाने की इच्छा हो तो ज़रूर जाइए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप 6 दिन निकाल के एक बार ज़िंदगी को चांस दीजिए। थैंक यू वेरी मच।